हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड आई एम डॉक्टर शालिनी। टुडे हम लोग इंटरनेशनल रिलेशंस के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसको हम इम्पॉर्टेंट मेजर मिलिट्री ऑपरेशंस कह सकते हैं। यूएसए के द्वारा जो भी मिलिट्री ऑपरेशंस चलाए गए, मेजर मिलिट्री ऑपरेशंस चलाए गए, आज हम उनको कवर करेंगे। तो कुछ ऐसे ऑपरेशंस थे जो इम्पीरियलिज्म को बढ़ावा देते हैं, कुछ ऐसे ऑपरेशंस थे जो टेररिस्ट को ख़त्म करने के नाम पर किए गए थे, तो कुछ ऐसे ऑपरेशंस भी इसमें थे जो अपने नेशनल इंटरेस्ट को बढ़ावा देने के लिए किए गए थे, बचाने के लिए किए गए थे। तो आज उन्हीं ऑपरेशंस को हम लोग कवर करेंगे, जिसमें पहला है डेजर्ट स्टॉर्म। डेजर्ट स्टॉर्म जो एक ऑपरेशन था, इसको हम गल्फ वॉर भी बोलते हैं। 1990 से 1991 तक ही चला था ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। उस वक्त इराक पर अटैक किया गया था यूएसए के थ्रू। तो ये जो ऑपरेशन है ये 2 अगस्त 1990 से 28 फरवरी 1991 तक चला है। 6 मंथ्स 3 वीक्स एंड 5 डेज, काफ़ी लंबे वक्त तक चला। द गल्फ वॉर जो था वॉज ए वॉर वेस्ड बाय कोलिशन फोर्सेस फ्रॉम 35 नेशंस। तो 35 देशों की जो आर्मी थी वो इसमें इन्वॉल्व थी, led by the United States against Iraq in response to Iraq's invasion and accession of Kuwait arising from oil pricing and production disputes। एक्चुअली होता क्या है कि कुछ ऑयल जो प्रोडक्टेड कंट्रीज़ हैं हमारे वर्ल्ड में, आप ओपेक कंट्रीज़ को भी उसमें समझ सकते हैं। ओपेक एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें भी ऑयल सप्लायर्स जितने भी कंट्रीज़ हैं वो उसमें शामिल हैं। तो यहाँ पर जो डिस्प्यूट्स थे वो ऑयल प्राइसिंग को लेकर थे और प्रोडक्शन डिस्प्यूट्स को लेकर थे। इट वाज कंडेम्ड ऑपरेशन डेजर्ट शील्ड। इसके लिए 2 ऑपरेशन यहाँ चलाए गए हैं। फर्स्ट जो था वो ऑपरेशन डेजर्ट शील्ड था। ये ऑपरेशन जो चला है ये 2 अगस्त 1990 से 17 जनवरी 1991 तक चला है। और जो दूसरा ऑपरेशन है इसको हम ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म कहते हैं। ये ऑपरेशन जो था ये 17 जनवरी 1991 से 28 फरवरी 1991 तक चला है। तो ये 2 ऑपरेशन यहाँ इन्वॉल्व हुए हैं इराक में। ये जो ऑपरेशन चल रहा था तो ब्रॉडकास्ट इसका काफ़ी बड़े लेवल पर हुआ, काफ़ी वीडियोस के थ्रू और मीडिया के थ्रू या फिर इसको कंप्यूटर के थ्रू, इसको हम कई सारे निकनेम्स के नाम से भी आजकल जानते हैं। तो फर्स्ट तो यहाँ मेंशन मैंने किया है, वीडियो गेम वॉर भी इसको कहा गया है। इसके साथ ही इसको कंप्यूटर वॉर भी इसको कहा गया। इसके साथ ही सद्दाम हुसैन उस वक्त वहाँ के शासक थे इराक के, जब अटैक हुआ तो सद्दाम हुसैन ने इसको 100 जंगों की एक जंग कहा था। ये सब ये एग्ज़ाम ओरिएंटेड फैक्ट्स हैं जो एग्ज़ाम से पूछे जाते हैं मोस्टली। इसके साथ ही इसको हमने हाईवे ऑफ डेथ भी कहा है। हाईवे ऑफ डेथ भी कहा है बिकॉज जब कुवैत और बसरा से जो इराकी सैनिक हैं वो लौट रहे थे तो उनके ऊपर हवाई हमले किए गए, तो काफ़ी सारे जो इराकी सैनिक थे वो उस वक्त मारे गए थे इसमें। तो इस वजह से हम इसको हाईवे ऑफ डेथ भी बोलते हैं। तो ये रही ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म की बात। नेक्स्ट आते हैं हम ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच पर। ये हुआ है 20 अगस्त 1998 को। तो ये एक्चुअली इसमें जो रीजंस थे वो अलग थे, टेररिज्म पर बेस्ड थे। यहाँ पर कुछ मिसाइल अटैक्स किए गए थे अलकायदा के द्वारा। जो भी अमेरिकी दूतावास थे उस वक्त केन्या और तंजानिया में, वहाँ पर अटैक किए गए थे। तो उसका बदला लेने के लिए अमेरिका ने जो मिस्टर प्रेसिडेंट थे बिल क्लिंटन, उन्होंने
उनकी लीडरशिप में ये जो ऑपरेशन है वो चलाया गया था। तो यहाँ केन्या और तंजानिया ये दो कंट्रीज थे जहाँ पर जो अमेरिकी दूतावास उस वक्त थे वहाँ अटैक किए गए थे। तो इसके बदले में अफगानिस्तान और सूडान, ठीक है, यहाँ मैंने मेंशन किया हुआ है सूडान एंड अफगानिस्तान, यहाँ पर जो मिसाइल अटैक है वो किए गए थे। तो इसमें इस अटैक में 224 पीपल मारे गए थे, जिसमें इंक्लूडिंग 12 अमेरिकन्स एंड इंजर्ड ओवर 4000 अदर्स। तो ये पहला एक ऑपरेशन था जो फर्स्ट टाइम द यूनाइटेड स्टेट्स एक्नॉलेज्ड अ प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक अगेंस्ट अ वायलेंट नॉन स्टेट एक्टर। और ये एक ऐसा ऑपरेशन भी था जिसमें जो ऑपरेशन ये चलाया गया था इसमें सिटीजन जो एरिया थे उनको भी नहीं छोड़ा गया था। तो फर्स्ट टाइम जो यूएसए ने ये ऑपरेशन चलाया है, इसमें अंतर्राष्ट्रीय जो युद्ध नियम होते हैं उनका पालन नहीं किया गया था और सिटीजन जो एरिया होते हैं, citizen areas were also covered in this operation। ठीक है, तो ये ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच की बात हुई। देन हम आते हैं ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम पर। ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम में जो उस वक्त प्रेसिडेंट थे मिस्टर जॉर्ज बुश थे। मिस्टर जॉर्ज बुश थे। तो ये 9/11 की जो घटना हुई थी अमेरिका में, उसके बाद अमेरिका ने ये अपना स्टेप उठाया था। Operation Enduring Freedom was the official name used by the US government for the global war on terrorism on 7 October 2001. On 7 October 2001 in response to the September 11 attacks. तो September 11 9/11 को जो अटैक हुए हैं तो उसके बदले के तौर पर यहाँ पर ये जो एयर स्ट्राइक है ये अनाउंस की गई थी और 7 अक्टूबर 2001 को ये जो ऑपरेशन है वो स्टार्ट किया गया था विद टारगेटिंग अलकायदा एंड तालिबान हैड बिगन इन अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान में जो अलकायदा और तालिबान के जो ठिकाने हैं वहाँ पर एयर स्ट्राइक्स की गई थी, अलकायदा एंड तालिबान बोथ। Operation Enduring Freedom primarily refers to the war in Afghanistan, but it is also affiliated with counter-terrorism operations in other countries such as OEF Philippines and OEF Trans-Sahara। तो इस ऑपरेशन के साथ साथ जो अफगानिस्तान में ऑपरेशन चलाया गया, इसके साथ ही अदर जो कंट्रीज में जो ISIS की गतिविधियां थी उन पर भी रोक लगाने के लिए ऑपरेशन वाइड किया गया था। और एक काउंटर टेररिज्म जो था ये काफ़ी लंबे वक्त तक चला था। आफ्टर 13 years on 28 December 2014 Mr. Barack Obama announced the end of the enduring freedom in Afghanistan। तो 2014 में 28 दिसंबर को बराक ओबामा जो प्रेसिडेंट थे उस वक्त अमेरिका के, उन्होंने ये अनाउंस किया है कि ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम अफगानिस्तान में अब एंड हो चुका है एंड कंटिन्यूड ऑपरेशंस इन अफगानिस्तान बाय द यूनाइटेड स्टेट्स मिलिट्री फोर्सेस बोथ नॉन कॉम्बैट एंड कॉम्बैट नाउ अकर अंडर द नेम ऑपरेशन फ्रीडम्स सैनिटाइल। ठीक है, और अब जो यहाँ ऑपरेशन जो है जो चल रहा है इस वक्त, इसको हम ऑपरेशन फ्रीडम सेंटिनल भी कहते हैं। ठीक है, इसको अब अदर नेम के साथ अभी चल रहा है। तो ये बात होती है ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम की। देन ऑपरेशन इराकी फ्रीडम, ये 2003 में हुआ था। इराकी फ्रीडम जो हुआ था ये ऑपरेशन, इसके दो रीजंस थे। पहला रीजन तो ये था कि जस्ट अ मिनट, ठीक है, इसमें अमेरिका के दो रीजंस थे। ठीक है, पहला रीजन तो ये था कि जो इराक है आर्म्स।
ठीक है। तो अगर आर्म्स हैं किसी कंट्री के पास तो ऑब्वियसली अमेरिका जो इस वक्त सुप्रीम पावर है, तो और जो यूएनओ में अमेरिका की जो आर्मी है वो एक कहते हैं जिसको काफ़ी बड़े लेवल पर काम करती है, तो यहाँ वो लीडर है। तो अगर किसी कंट्री के पास आर्म्स होते हैं तो आईएईए की पॉलिसीज़ के थ्रू जो भी अगर उसको फॉलो नहीं करते हैं तो यहाँ अमेरिका उस पर अटैक कर सकता है। तो पहला तो ब्लेम ये था कि इराक है आर्म्स, और दूसरा था जो भी ऑयल प्राइसिंग है या फिर जो प्रोडक्शन है इनको लेकर जो भी डिस्प्यूट्स होते थे, तो यहाँ पर वो अपना जो प्रभुत्व है वो बनाकर रखना चाहता था। तो यहाँ इसको हम बोल सकते हैं इंपीरियलिस्ट, तो हम इसको नहीं बोलेंगे, ऑयल प्राइसिंग, ठीक है। एक्चुअली अमेरिका एक काफ़ी जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है, जो हमारे वर्ल्ड में आप इसको कह सकते हैं कि बहुत ही पावरफुल कंट्री है। तो इसकी जो रिसोर्सेज हैं वो भी काफ़ी हैं, इनकी जो ऑयल जो प्रोडक्शन है, जो ऑयल जो सप्लाई ये लेते हैं वो भी इनको काफ़ी चाहिए होता है। तो इसके लिए ये ऑयल प्राइसिंग जितने भी कंट्रीज़ हैं, ऑयल सप्लायर्स जो कंट्रीज़ हैं उस पर अपना प्रभुत्व बनाकर रखना चाहते हैं। तो यहाँ ये दो बेसिकली रीजंस थे उस वक्त। तो द इराक वॉर वाज ए प्रोट्रैक्टेड आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट दैट बिगन इन 2003। तो ये जो मेजर ऑपरेशन स्टार्ट होता है ये 2003 में स्टार्ट होता है विद द इन्वेशन ऑफ इराक बाय द यूनाइटेड स्टेट्स लेड कोलिशन दैट ओवरथ्रू द गवर्नमेंट ऑफ सद्दाम हुसैन, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो ऑपरेशन स्टार्ट हुआ है एंड एस्टिमेटेड 1,51,000 to 1,33,000 Iraqis were killed in the first 3 to 4 years of conflict। ये जो conflict हुआ है इसमें काफ़ी सारे जो इराकी जो प्यूपिल हैं वो भी उस वक्त मारे गए थे, ठीक है। काफ़ी बड़े लेवल पर ये ऑपरेशन चलाया गया था। तो जब अमेरिका ने ये ब्लेम लगाना स्टार्ट किया कि इराक के पास आर्म्स हैं, तो यूएनओ ने इस जो भी जांच की गई उस वक्त उसमें जांच कार्रवाई में कोई भी आर्म्स नहीं पाए गए थे। तो इस वजह से यूएनओ ने परमिशन नहीं दी थी अटैक की, बट फिर भी अमेरिका ने अटैक किया, ऑपरेशन इराकी फ्रीडम चलाया और वहाँ काफ़ी जो इराकीज़ हैं वो उस वक्त मारे गए और काफ़ी ज़्यादा नुकसान उस वक्त उठाना पड़ा था। दैन ऑपरेशन जेरोनिमो। जेरोनिमो जो ऑपरेशन चलाया गया था ये बिन लादेन के अगेंस्ट चलाया गया था। एक्चुअली जेरोनिमो इस ऑपरेशन का नाम नहीं था, इस ऑपरेशन का जो नाम है वो ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर था। जेरोनिमो इसका नाम कोड नेम कैसे पड़ा? एक्चुअली जेरोनिमो जो था वो एक पर्सन था, एक अमेरिकी मूल की जनजाति का एक व्यक्ति था, तो लड़ाकू व्यक्ति था, तो जिसकी एक पिक्चर काफ़ी टाइम पहले मीडिया में आई थी। तो काफ़ी ब्रेव था वो, जिस वजह से इस ऑपरेशन का नाम जेरोनिमो रखा गया। काफ़ी अदर भी रीजंस हैं जिनको डिस्क्लोज नहीं किया गया है कि इसका नाम जेरोनिमो क्यों रखा गया, बट जो भी बताया गया कि इसका ऑपरेशन का नाम जेरोनिमो रखा गया है, तो यही एक रीज़न बताया गया है। The codename Geronimo controversy came about after media reports that the US operations to kill Osama bin Laden used the codename Geronimo to refer to either the overall operation to fugitive bin Laden himself or to the act of killing or capturing bin Laden। तो ये जो पूरा जो ऑपरेशन था बिन लादेन को पकड़ने का, उसके बाद उसको मारने का, ठीक है, तो इसको पूरे ऑपरेशन को हम जेरोनिमो कहते हैं। जब जो सील कमांडो था जिसने बिन लादेन को मारा, उस वक्त उसके बाद उसने जब मिस्टर प्रेसिडेंट को ये इन्फॉर्मेशन दी, तो उस इन्फॉर्मेशन में जो पूरा स्टेटमेंट था उसमें जेरोनिमो का नाम इंक्लूड था। तो इस वजह से भी परहैप्स इसको ऑपरेशन जेरोनिमो कहते हैं। तो प्रेस रिपोर्ट्स claim that Geronimo was used in the raid to refers to bin Laden himself, but this was later contradicted by official sources. The official mission code name was Operation Neptune Spear। तो इसका जो रियल नेम था ऑपरेशन का वो ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर था, ठीक है। A reference to the trident in the seal insignia।
with jackpot as the code name for Bin Laden as an individual and Geronimo as the code word for Bin Laden's capture or death. ठीक है, तो यहाँ पर ये बात बताई गई है. देन इन द बुक नो इजी डे, ये काफ़ी फेमस बुक रही थी उस वक्त. नो इजी डे, फॉर्मर सील मैड बिशनेट who participated in the mission states that Geronimo was the code name for Bin Laden. तो बिन लादेन को जब मार दिया गया उसके बाद उसको उत्तरी अरब सागर में दफना दिया गया था. ठीक है, तो यहाँ पर ये ऑपरेशन जेरोनिमो खत्म होता है. तो आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. तो इसमें हम आगे अब बात करते हैं ऑपरेशन इनहेरिएंट रिजॉल्व थी. ये ऑपरेशन जो था ये ISIS के अगेंस्ट है. तो इसमें जो नाटो कंट्रीज हैं वो शामिल हैं. एक तरह से ये US का मिलिट्री ऑपरेशन था. ठीक है, US मिलिट्री ऑपरेशन था ये, और जितने भी नाटो कंट्रीज थे वो इसमें शामिल थे. तो सीरिया और इराक में ये कैंपेन चलाया गया था. बेसिकली सीरिया एंड इराक में विद अ क्लोजली रिलेटेड कैंपेन इन लीबिया, और लीबिया भी इसमें इंक्लूड था. इसके साथ ही कुछ अदर जो कंट्रीज थे उनको भी इसमें इन्वॉल्व कर लिया गया था. जो नाटो कंट्रीज थे वो तो इसमें इन्वॉल्व थे ही, प्लस जो भी ये टेररिज्म अगेंस्ट पीस कीपिंग ऑपरेशन चलाया गया, तो इसमें सीरिया, इराक एंड लीबिया के साथ साथ कुछ अदर कंट्रीज जहां पर ISIS की गतिविधियां उस वक्त जारी थी, वहां पर भी इस ऑपरेशन को लागू किया गया था. तो ये एक ऑपरेशन काफ़ी लंबे वक्त तक ये भी चला था. तो इसमें 75% to 80% of the air strikes have been conducted by the military of the United States, जिसने इस मिशन को लीड किया, with the other 20-25% by the United Kingdom यानी ब्रिटेन, फ्रांस, टर्की, कनाडा, नीदरलैंड, डेनमार्क, बेल्जियम, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एंड जॉर्डन. ये कंट्रीज इसमें काफ़ी अच्छे लेवल पर इसमें शामिल हुए थे, जिन्होंने अपनी आर्मी यहाँ पर भेजी थी इस ऑपरेशन को चलाने के लिए. तो आई होप सो आपको ये पसंद आया होगा. तो यहाँ हमने कुछ मेजर ऑपरेशंस हैं उनको कवर किया आज. इसके साथ ही पार्ट 2 में हम कुछ अदर जो ऑपरेशंस हैं उनको भी कवर करेंगे, प्लस इंडिया की जो मिलिट्री के थ्रू जो भी ऑपरेशंस चलाए गए हैं हम उनको भी इसमें कवर करेंगे. तो आई होप सो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा. सो इफ़ यू लाइक इट देन लाइक एंड सब्सक्राइब ऑल्सो. थैंक यू सो मच. बाय बाय.